नमस्कार मित्रों, हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने इस राजनीतिक सिद्धांत के विषय को थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास किया है कि आराम से धीरे धीरे को आप देखें, समझें, क्योंकि हम बाकी बाद में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इसी का विस्तार है। हमने देखा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के सामने मुद्दे कौन कौन से हैं। आज हम इससे आगे देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता क्या है और वर्तमान में कौन से राजनीतिक सिद्धांत अभी भी प्रचलित हैं। ठीक है, तो हम आरंभ करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इसका अध्ययन क्यों करें। एक राजनीति का विद्यार्थी जो राजनीति का अध्ययन करना चाहता है वो राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करे, क्योंकि उसकी उपयोगिता है। अध्ययन में क्या उपयोगिता है, तीन चार उपयोगिताएं हैं। सबसे पहली उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा अवधारणाओं का अध्ययन होता है। देखिए, एक्सक्यूज मी, मैंने बताया था आपको कि राजनीतिक सिद्धांत बनता अवधारणाओं से, ये भी मैंने बताया था पहले। और अवधारणाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है फिनोमिनन को समझने के लिए, यानी प्रघटनाएं, जो कुछ हो रहा है, जो इंद्रियजन्य ज्ञान हमको मिलता है, उसको समझने के लिए उसको समझने के लिए हमें अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। वो शब्दों से नहीं समझा जा सकता, वो अवधारणाओं से समझा जा सकता है। क्या चीज़? जो प्रघटना है, फिनोमिनन जिसे कहा जाता है। प्रघटना का अर्थ क्या होता है कि वो घटनाएं, वो दृश्य जिन्हें हम अपने इंद्रियों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसको हम चख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो प्रघटना इज डिफरेंट फ्रॉम घटना। ये घटना नहीं है। घटना होती है कोई इंसिडेंट, कोई घटना घट गई, हम देखते हैं। वो प्रघटना कब होती है? जब हम उसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। वो फिनोमिनन तब बनता है जब हम उसको अवधारणाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और अवधारणाएं जो होती है वो अमूर्त होती है। अवधारणाएं शब्दों से मिलकर बनती है, लेकिन शब्दों से परे भी होती है। अवधारणाएं परिवर्तनशील होती है, शब्द फिक्स होते हैं, शब्द का अर्थ फिक्स होता है, लेकिन अवधारणाएं अलग प्रकार की होती है। हम कहें कि शब्द तो है मनुष्य, एक शब्द भी है और अवधारणा भी है। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम अवधारणा के रूप में काम में लेते हैं तो हम इसकी तुलना जो मनुष्य नहीं है उससे करते हैं, तब हम अवधारणा की बात करते हैं कि मनुष्य एक अवधारणा है। यानी अवधारणा वो है जो कि क्लासिफाई करती है प्रघटनाओं को, जो विभाजित करती है एक घटना से दूसरी घटना को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य में, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से जो विभाजित करता है, वो अवधारणाओं के माध्यम से होता है वो विभाजन। तो अवधारणाओं का अध्ययन, अवधारणाओं से निर्मित भी होता है राजनीतिक सिद्धांत, और अवधारणाओं का अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। इसकी उपयोगिता क्या हुई कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं तो हम प्रघटनाओं को समझने में हमको सहायता मिलती है। जैसे उदाहरण रूप में लेंगे, हम कह सकते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक अवधारणा है। स्वतंत्रता जो फिनोमिनन जो हो रहा है, जैसे किसी भी देश में अगर हम ये जानना चाहें कि वहाँ पे स्वतंत्रता का स्तर क्या है, तो स्वतंत्रता का हम उपयोग करते हैं।
फिर स्वतंत्रता के कुछ जैसे कह सकते हैं विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को उन देशों में ढूंढते हैं और एक पर्टिकुलर समय विशेष में हम देखने की कोशिश करते हैं इस समय में स्वतंत्रता की क्या स्थिति, जैसे 1900 मान लो 1950 से 1960 के बीच में क्या स्थिति, या 2020 से 2025-24 तक किसी देश में स्वतंत्रता की क्या स्थिति है। ये 4-5 विशेषताएं हम स्वतंत्रता को परिभाषित करते समय मानते हैं। उन विशेषताओं के आधार पर हम देखना चाहते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता का स्तर क्या था। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो अवधारणा है, प्रघटनाएं जो हम का अध्ययन हम करेंगे, लेकिन इनका अध्ययन किसके माध्यम से होगा? एक सिद्धांत के माध्यम से। कौन सा सिद्धांत? जैसे हम कह सकते हैं बर्लिन का सिद्धांत, बर्लिन थियरी ऑफ लिबर्टी। इसको हम मानकर किसी देश में एक विशेष समय में अगर हम स्वतंत्रता की प्रघटना का अध्ययन करना चाहते हैं तो उससे हमको लाभ होगा, ये इसकी उपयोगिता हुई। अगर हम जॉन स्टुअर्ट मिल की परिभाषा या सिद्धांत है जो स्वतंत्रता का, उसके अनुसार अध्ययन करना चाहें तो हम अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे, बर्लिन के अनुसार अलग प्रकार से करेंगे। ग्रीन की थियरी ऑफ फ्रीडम जो है वो अलग प्रकार की है, ईगल्स थियरी ऑफ फ्रीडम वो अलग प्रकार की है। अब किसी के भी सिद्धांत से जब अध्ययन करना चाहेंगे तो किन का अध्ययन करेंगे? इस अवधारणा का अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से जो प्रघटनाएं हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। पहली बात, राजनीतिक सिद्धांत जो है वह अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि जब अध्ययन करेंगे तभी तो हम व्याख्या करेंगे। पॉलिटिकल थियरी, जैसे मैंने बताया स्वतंत्रता की व्याख्या लॉक अलग प्रकार से करता है, जॉन स्टुअर्ट मिल अलग प्रकार से करता है, ग्रीन अलग प्रकार से करता है, बर्लिन अलग प्रकार से करता है। ये सब अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं? स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। और किसके माध्यम से करते हैं? अलग अलग जिनके मैंने नाम लिए उन विचारकों के राजनीतिक सिद्धांत के अनुरूप व्याख्या की जाती है। तो पहली विशेषता, पहली उपयोगिता राजनीतिक सिद्धांत की है कि वह राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन करता है और उनकी व्याख्या करता है। दूसरी है वो है घटनाओं का अध्ययन एवं व्याख्या। तो मैंने अभी बताया ये उसी में निहित है, इसको अलग तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि अवधारणाओं के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है, घटनाओं का। और जब घटनाओं का अध्ययन करते हैं अवधारणाओं के माध्यम से तो हम कहते हैं प्रघटनाएं हैं, फिनोमिनन है। घटनाओं को साधारण शब्दों में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उनको प्रघटना नहीं कहते, उनको घटना कहते हैं। एक साधारण व्यक्ति जब किसी चीज़ की व्याख्या करता है, किसी को डिस्क्राइब करता है, विवेचित करता है, तो वो अवधारणाओं का उपयोग नहीं करता, वो शब्दों का प्रयोग करता है। आप जैसे किसी व्यक्ति से, साधारण व्यक्ति से कहें वो सड़क पे जा रहा है और कहीं पर एक्सीडेंट उसने देखा है और वापस घर आकर या अपने मित्रों से कहता है मैं वहाँ जा रहा था और उस चौराहे पर एक कार और एक मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई और उस मोटरसाइकिल वाले के चोट लग गई, बहुत से लोग एकत्रित हुए। ये घटना है, दुर्घटना है। इसका विवरण जब वो दूसरे व्यक्तियों को दे रहा है तो वह साधारण शब्दों में दे रहा है, कोई कॉन्सेप्चुलाइजेशन नहीं कर रहा। इसी घटना को अगर कोई सिक्योरिटी का कोई एक्सपर्ट या जो शहर में होने वाले यातायात का प्रबंधन करने वाला या उसके बारे में सोचने वाला व्यक्ति हो, जो एक मैप बना रहा है कि शहर में यातायात को कैसे सुधारा जाए, तो वो ऐसे इस घटना को नहीं बताएगा, वो इसको प्रघटना में कन्वर्ट करेगा। वो कहेगा कि एक ऐसा है कि इस प्रकार की घटनाएं जो होती रहती है, इसमें पिछले साल भर में इतनी घटनाएं हो गई है, ये उसका एक उदाहरण है। इसके घटना यहाँ पर इस जगह पर ज़्यादा घटनाएं होती है, उस जगह पर कम होती है ये दुर्घटना। इसका कारण ये है कि यहाँ पर मोड़ ऐसा है जो अंधेर मोड़ है, या यहाँ पर एक ऐसी पास में जगह है यहाँ पर यातायात लोग बहुत ज़्यादा सड़क पार करके ज़्यादा जाना चाहते हैं, लोग जल्दी में होते हैं, स्कूल है पास में या कुछ भी, यानी बहुत से कारण बताएगा
और उस छोटी सी घटना को एक प्रघटना में परिणित करेगा। अगर वो कॉन्सेप्चुलाइज करेगा, देन वी विल से कि ट्रैफिक कैसा होना चाहिए, देन यू विल कॉन्सेप्चुलाइज कि इस शहर में जो यातायात है उसकी समस्या क्या है, ये उसका एक उदाहरण है उस समस्या का। तो ये प्रघटना के रूप में तो वो क्या करेगा, एक सिद्धांत का निर्माण करेगा कि अर्बन एरिया में बढ़ती जनसंख्या के अंतर्गत जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें यातायात का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। फिर वो कहेगा इसके बारे में का अध्ययन अमेरिका में हुआ है, शिकागो शहर का। एक कहेगा फिलीपींस में मनीला में अध्ययन हुआ है, उन अध्ययन की क्या फाइंडिंग्स हैं उसको हम अध्ययन करें। फिर देखेंगे जहाँ पर जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, मान लो जयपुर की बात कर रहे हैं, तो जयपुर में उन सिद्धांतों के आधार पर कैसे यातायात के नए नियम बनाए जाए, क्या क्या काम किया जाए, कहाँ पर सड़कें बनाई जाए, कहाँ पर अंडरपास बनाए जाए, कहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा की जाए, कहाँ पर हटाई जाए, कहाँ पर मोटरसाइकिल और कारों के चलने की जगह अलग अलग की जाए, कहाँ पर ट्रक को आने को अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके सिद्धांत बनाए जाए। तो ये सब क्या होगा, इसके द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम। तो दूसरा महत्वपूर्ण इसका यूज, इसकी उपयोगिता है कि यह राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि यह जो राजनीतिक सिद्धांत होता है यह एथिक्स पर आधारित होता है, का उपयोग करता है, यानी आचार नीति। एथिक्स का उपयोग करके वो निर्णय जो लिए जाते हैं राजनीतिक, उसमें सहायता करता है। एथिक्स क्या होता है मैंने पहले भी बताया आपको। एथिक्स का सबसे सरल व्याख्या ये की जाती है कि एथिक्स वो है जो सही और गलत में अंतर करता है। इट इज ए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ ए थिंग। और सही और गलत में अंतर करके प्रेफरेंसेस बताता है, क्योंकि गलत को तो कोई करना नहीं चाहेगा, सही कोई करना चाहेगा, तो वो कहता है सही और गलत ये है और इसलिए हमको ये करना चाहिए, वो सजेस्ट करता है। इसमें एथिक्स में और एक दूसरा और होती है शब्द, वो होता है मॉरलिटी। इनमें क्या अंतर होता है, ये नैतिकता। वैसे साधारणतः हम दोनों को एक ही तरह से काम में लेते हैं, सिनोनिम मानते हैं, का पर्यायवाची है एथिक्स को या मॉरलिटी को। लेकिन अगर हम सूक्ष्म जाएं और दार्शनिक या दर्शन की दृष्टि से देखें, दोनों में हम अंतर मानते हैं थोड़ा बहुत, जो साधारण दृष्टि से हम काम में नहीं लेते हैं। क्योंकि साधारणतः तो हम सिद्धांत, चिंतन, दर्शन इनमें भी अंतर नहीं करते हैं, लेकिन एकेडमिकली करते हैं। उसी प्रकार से एकेडमिकली इनमें भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मोटा मोटा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अंतर, नैतिकता सामान्यतः इंडिविजुअल होती है, व्यक्ति पर आधारित होती है, व्यक्ति की नैतिकता होती है, यानी व्यक्ति के वो मूल्य जिस पर वह एक्शन करता है, कार्य करता है, वो उसकी नैतिकता है। ये नैतिकता सामान्य नैतिकता, ये यूनिवर्सल नैतिकता से मिलती है या नहीं मिलती, ये जरूरी नहीं है। यानी एक व्यक्ति की नैतिकता ये हो सकती है जो धर्म में लिखी हुई, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई नैतिकता, या जिसे हम वैश्विक नैतिकता कहते हैं, उसके अनुकूल भी हो और नहीं भी हो, क्योंकि पर्सनल है। जैसे कोई नैतिकता, कोई कहता है कि साहब मेरा बिजनेस ऐसा है इसमें झूठ बोलना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अधिकतर मार्केटिंग जो भी करते हैं, सेल्समैन जो होते हैं, वो झूठ बोलने को गलत नहीं मानते। वो कहते हैं इससे कोई किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। हम किसी कोई कार बेच रहा है, कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, तो वो जो खरीदने वाला है उसको बड़ा चढ़ा के बताता है, हम सब लोग जानते हैं। तो वो जो यूनिवर्सल नैतिकता है उसके अनुसार तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन सेल्समैन अगर सच बोले तो वो कहेगा साहब कोई खरीदेगा ही नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताता हूँ। वो क्या है? उसकी पर्सनल नैतिकता है, व्यक्तिगत। ये उस यूनिवर्सल से अलग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम हो सकता है कि हमारे ऐसा काम नहीं हो जिसमें कि हमें झूठ बोलना पड़े, तो हम जो जिसे हम यूनिवर्सल मॉरलिटी कहते हैं, सार्वभौमिक नैतिकता, जिसमें सही और गलत में अंतर किया जाता है, जो अगर हम ईसाई धर्म में देखें तो 10 कमांडमेंट्स जो कहा जाता है,
10 जो निर्देश दिए गए हैं बाइबल में, उसके अनुसार कार्य करे व्यक्ति, तो वो नैतिक है। ऐसे ही हर धर्म में, धर्म ग्रंथों में दिए जाते हैं क्या नैतिकता। हमारे यहाँ जैसे कहा गया है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत सच बोलना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, ये वगैरह, चोरी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए वगैरह, ये सब अनैतिक है। तो यहाँ पर भी यानी हर धर्म अपने अनुयायियों को नैतिकता का पाठ बताता है, लेकिन व्यक्ति की नैतिकता वो उससे मेल खाती है नहीं खाती है, अलग हो सकती है। सामान्यतः मेल खाती है लेकिन अलग भी हो सकती है। एथिक्स का अर्थ होता है किसी समूह का, समूह की नैतिकता, व्यक्ति की नहीं, समूह की नैतिकता। जैसे प्रोफेशन की एथिक्स, हम कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स है। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि आपने, किसी ने डेटा दिया, आजकल मोबाइल पर जमाना है, आपके पास क्या आता है, आप कोई कुछ भी सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल के अंदर, तो पूछता है आपके फ़ोन नंबर क्या है, आपका ये क्या है, फलाना क्या है, वो करके आपके सारे डेटा वो ले लेता है। फिर कहता है ये सब हम रिजर्व रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, सिर्फ हमारे लिए काम में लेंगे। और बाद में मालूम पड़ता है कि वो उसको बेच देता है या कोई उसको हैक कर लेता है। अच्छा, आप देखते होंगे कि आपके पास फ़ोन में कई बार आता है, मेरे पास भी आता है, आपके पास भी आते होगा, कि आपको साहब ये मकान चाहिए क्या। भाई उससे पूछोगे यार तेरे को पास मेरा नंबर कहाँ से आया, अननोन नंबर आते हैं। आपको साहब ये इंश्योरेंस करानी है क्या, आपको साहब ये नहीं हमारे कॉलोनी बन रही है उसमें आपको प्लॉट चाहिए क्या, आपको रिजॉर्ट में बुक कराना है क्या। तो उनके पास नंबर कहाँ से आते हैं, नंबर कहाँ से आते हैं, हमने तो दिए नहीं उसको नंबर, हमने तो बात ही नहीं करी। लेकिन हम जैसे किसी दुकान पे गए, शोरूम पे गए, और शोरूम पे जब वो आप कोई चीज़ खरीदते हो तो कहता है कंप्यूटर के ऊपर साहब अपना मोबाइल नंबर बताइए, तो हम अगली बार जो आएंगे इसमें अगर सेव होगा तो आपको 5% से 10% छूट मिलेगी। हम उसको मोबाइल नंबर दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं, वो डेटा कोई और चुरा लेता है। वो क्या है, अनएथिकल। समूह की नैतिकता है उसकी, उस दुकान की नैतिकता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसकी नैतिकता हो सकती है वो ऐसा ना करे, लेकिन दुकान की नैतिकता ऐसी है। दुकान की नैतिकता जो होगी, प्रोफेशन की नैतिकता जो होगी, जैसे टीचर हो, हम सब टीचर, आप भी टीचर बनना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि अगर आप किसी जगह पर कोई परीक्षा के अंदर आप सुपरवाइज़र है, आप देख रहे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका एथिक्स ये कहता है कि आपको नकल नहीं करानी चाहिए, नकल को रोकना है। ये प्रोफेशनल एथिक्स है आपका। और आप ये कहेंगे अरे यार ये बच्चा फेल हो रहा है, थोड़ा सा रह गया, इसको कुछ बता देता हूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हो सकता है उससे उसको लड़के का भला हो जाए, लेकिन वो अनएथिकल बिहेवियर होगा, बिकॉज प्रोफेशनल एथिक्स डजंट अलाउ यू टू हेल्प स्टूडेंट्स चीटिंग। आपने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने लिखा कि जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे, छोटे थे बच्चे, तो उनको एक स्पेलिंग नहीं आई थी, आत्मकथा में लिखा उन्होंने, कैटल की स्पेलिंग। तो जो इन्विजिलेटर घूम रहा था, टीचर था उन्हीं का, उसने देखा है सर इतनी सब बच्चों को लिख रहे हैं, इसको नहीं आ रही है। तो उन्होंने उसको इशारा किया बहुत बार, अरे पड़ोस सामने वाले को देख ले, इधर देख ले, फिर ये 2 नंबर कम हो जाएंगे। बता तो नहीं सकता था, लेकिन उसको इशारा किया कि तू देख ले। गांधी को ने कहा, लिखा है कि उसने कहा मुझे समझ में नहीं आया कि टीचर क्या कह रहा है, क्योंकि वो ये सोच नहीं सकते थे एज ए बालक भी कि एक टीचर जिसका एथिक्स ये है कि नकल करने से रोके, वो मुझे कह रहा है कि नकल कर लो। तो वो बिहेवियर क्या है, अनएथिकल। सो एथिक्स एंड मॉरलिटी और भी बहुत से हैं, लेकिन वो फिलोसॉफिकल है, उसमें नहीं जाएंगे, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको। एथिक्स समूह की नैतिकता एथिक्स है, व्यक्ति की नैतिकता नैतिकता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वह एथिक्स पर आधारित होते हैं, यानी वो हमेशा, हर राजनीतिक सिद्धांत ये बताता है विश्लेषण करके कि सही और गलत क्या है। जैसे मैंने आपको बार बार उदाहरण दे रहा हूं आपको कि जॉन स्टुअर्ट मिल और टी.एच. ग्रीन दोनों नैतिकता, दोनों स्वतंत्रता की बात करते हैं, दोनों का स्वतंत्रता का सिद्धांत है। टी.एच. मिल का क्या जाता है, कहा जाता है नेगेटिव फ्रीडम,
और इसका कहा जाता है पॉजिटिव फ्रीडम, कहा जाता है ना। इसका सिद्धांत है नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी ये स्वतंत्रता को परिभाषित करते समय, विश्लेषित करते समय ये एथिक्स बता रहा है कि स्वतंत्रता वास्तव में नकारात्मक होनी चाहिए, तब सही है। और टी.एच. ग्रीन इसी का उल्टा बता रहा है, वो भी दोनों लिबरल हैं, दोनों उदारवादी है, लेकिन टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता वो है जिससे समाज का कुछ भला होता हो, स्वतंत्रता का उपयोग उसमें करना चाहिए। सकारात्मक अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र तब है जब वो स्वयं पर और स्वयं के शरीर पर और स्वयं के मस्तिष्क पर बिना किसी दूसरे के प्रभाव से स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए। नेचुरली इसमें ये इनबिल्ट है कि इससे दूसरे को नुकसान ना हो, ये तो ठीक है ही है। दूसरे को नुकसान करोगे तो आपको स्वतंत्रता में बाधा आएगी। दूसरों को नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों का भला करना जरूरी नहीं है। टी.एच. ग्रीन कहता है दूसरों जो भी कार्य आप करो स्वतंत्रता से, उससे समाज का हित होना चाहिए। अगर समाज का हित नहीं हो रहा है तो वो स्वतंत्रता उसमें मिलनी भी नहीं चाहिए। दोनों के अलग अलग सिद्धांत हैं, दोनों क्या कह रहे हैं, एथिकल, अपने अपने हिसाब से नैतिकता बता रहे हैं, स्वतंत्रता की नैतिकता क्या है। क्लियर? ये तीसरा इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी प्रकार से अंतिम जो इसका सिद्धांत है वो ये है अंतिम उपयोगिता। प्रतिमान का निर्माण, प्रतिमान का निर्माण। पॉलिटिकल थियरी हमेशा मॉडल्स प्रदान करती है। मॉडल का अर्थ क्या होता है? जिसको देखकर राजनीतिक निर्णय लिए जाए, ये हमारा मॉडल है, इसको देखकर राजनीतिक निर्णय लिया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में लें, हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक सिद्धांत है प्रजातंत्र का, थियरी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एक मॉडल है, इसने दिया, किसी का भी नाम हम ले सकते हैं, इसने मॉडल दिया कि ये डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, प्रजातंत्र का ये अर्थ है। जैसे अब्राहम लिंकन ने, हम जानते हैं, पॉपुलर डेफिनेशन है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, ये प्रजातंत्र है। ये मॉडल हो गया, ये उसके सिद्धांत है। अब इसके आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाने चाहिए। एक आइडियल आपके सामने रख दिया गया है, यानी आप एक राजनीतिक दल हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो शासन कर रहे हैं वो मेरा नहीं है, वो जनता का शासन है, उसको ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाए। जो शासन कर रहे हैं उसमें जो लोग आए वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनको ध्यान में रखकर शासन किया। और किसके लिए किया जा रहा है? जनता के लिए किया जा रहा है, मेरे लिए नहीं किया जा रहा है। जो शासक है उनके लिए नहीं किया। तो उपयोगिता क्या है राजनीतिक सिद्धांत की? तो यह मॉडल प्रस्तुत करता है अलग अलग। ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है, स्टेट का मॉडल है, एग्जीक्यूटिव का मॉडल है। एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए, इसका एक प्रतिमान मॉडल बनाया जाता है, इसको हम संविधान के अंतर्गत देते हैं। यहाँ प्रावधान दिए जाते हैं कि कार्यपालिका क्या कर सकती है, व्यवस्थापिका क्या कर सकती है, न्यायपालिका क्या कर सकती है। उन मॉडल के आधार पर ये तीनों कार्य करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत, वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है थियरी ऑफ लेजिस्लेशन, थियरी ऑफ एग्जीक्यूटिव, थियरी ऑफ जुडिशरी। उन सिद्धांतों के आधार पर प्रतिमान या मॉडल बनाए जाते हैं। ये आपके मूल रूप से हम कह सकते हैं उपयोगिता है राजनीतिक की। इसका अध्ययन करने से ये लाभ होते हैं। अब अंत में देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में प्रचलित कौन से हैं। यानी जिनका अध्ययन हम आज करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ देख लिया, प्रकृति देख ली, उसके सामने मुद्दे क्या हैं वो देख लिए समय के अनुसार, उसकी उपयोगिता क्या ही देख ली। अब आजकल अगर हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करें विद्यार्थी के रूप में, तो कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांत जो प्रचलित है, जिनका अध्ययन
हम अपने पाठ्यक्रमों में करते हैं। 3-4 राजनीतिक सिद्धांत है। सबसे पहले तो है शास्त्रीय। शास्त्रीय कौन से हैं? जो हम करते हैं यूनानी नगर राज्य, प्लेटो, अरस्तु, इनके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? इसके अलावा है उदारवादी, फिर है मार्क्सवादी, फिर है अनुभववादी, फिर है समसामयिक। ये 5 तरह के सिद्धांत हैं का अध्ययन किया जाता है, और जिसका मैंने बताया था आपको, इनमें अलग अलग मुद्दे होते हैं। शास्त्रीय में नैतिकता की बात होती है, उदारवादी में व्यक्ति एवं समाज या राज्य के संबंधों को बारे में बात होती है। मार्क्सवाद में राज्य के परिवर्तन की बात होती है, जो अस्तित्व एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको परिवर्तित कैसे करके और एक आदर्श समाज की स्थापना की जाए। अनुभववादी में यथार्थ की राजनीति अध्ययन किया जाता है, और समसामयिक के अंदर कुछ नए मुद्दे सामने आए हैं जो मैंने बताए थे आपको, जैसे कि आज के जैसे लैंगिक, समुदायवादी, मैंने दिखाया था आपको, अस्मिता की बात की जाती है, और पर्यावरण वगैरह। ये है यूनानी नगर राज्य के सिद्धांत, प्लेटो, अरस्तु वगैरह। उसमें रोमन थिंकर्स भी आते हैं, सिसरो, सेनेका वगैरह, पॉलीबियस। फिर मैकियावेली के बाद में जब राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा मजबूत होने लगती है, तो सबसे बड़ा विचारक जो सामने आता है वो पहले तो आता है हॉब्स, जिसने राज्य की संप्रभुता को स्पष्ट किया, और उसके बाद में आता है उदारवादी, सबसे बड़ा विचारक जॉन लॉक, जो अब तक किसी न किसी रूप में आज सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा बनी हुई है। तो काफ़ी परिवर्तन है, वो हम देखेंगे जब उदारवाद का अध्ययन करेंगे। लेकिन उदारवादी राजनीतिक चिंतन पढ़ा जाता है जॉन लॉक से लेकर जॉन रॉल्स और उसके बाद में तक। अभी भी बहुत से हैं जो उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत, जोसेफ राज है वगैरह, बहुत से लोग। मार्क्सवादी, मार्क्स के आने के बाद उसने बिल्कुल एक अलग प्रकार का वैकल्पिक राजनीतिक सिद्धांत दिया उदारवाद से, और उसमें उसका मूल मंत्र ये था कि एक दुनिया नई बनानी है, और नई दुनिया का ये चलचित्र, ये जो है रूपरेखा है, जो आदर्श है, जिसमें सब लोग सुखी रहेंगे, और जो अभी एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं उन सब में क्रांति के द्वारा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी ऐसी दुनिया बनेगी। उसके बहुत से वेरिएशन सामने आए। कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, बाद में प्लेखनोव, कोट्स्की, लेनिन, स्टालिन, ग्रामशी, फंक्शनलिस्ट, बहुत से लोग हैं, और बहुत से साम्यवादी जो थे वो समाजवादी, नॉन मार्क्सियन समाजवादी भी बन गए, वो इसी में आते हैं मूल रूप से। वो सारे राजनीतिक, बाकी तो सब खत्म होते गए धीरे धीरे, ये बचा हुआ है। इसी प्रकार से फिर आया अनुभववादी, कहते हैं व्यवहारवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1950 से 1970 तक का जो दशक था वो इससे डोमिनेंट था। इसमें यथार्थ का राजनीतिक अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें हम जानते हैं हम लोग क्या अध्ययन करते थे, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, संरचनावाद वगैरह वगैरह। और अंत में समसामयिक, जो 21वीं शताब्दी में हम अध्ययन करते हैं, इसमें वापस से मूल्यों की बात की जाने लगी, तो वापस से यथार्थ और आदर्श, इनका एक मिक्सचर सामने रखा जाने लगा। और ये चूंकि उत्तर आधुनिक काल का ये एक था, तो इसमें किसी एक समग्र सत्य, जिसे समग्र दृष्टि से सत्य होता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास माना गया कि निष्फल है। इसकी बजाय हर सेक्शन, हर वर्ग, समूह जिसमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई है, वो अपने सत्य को खोजेगा। और इसलिए जो कहा जाता है उत्तर आधुनिकता के काल में कि एक सत्य को खोजना, जो अब तक हो रहा था 2000 वर्षों से, वही एक सत्य है, उसको खोजने के बहुत से तरीके हैं। अब ये उत्तर आधुनिकवाद है समसामयिक समय में, इसमें माना जाए कि एक सत्य है ही नहीं, एक सत्य को खोजना लगभग वैसा ही है। का उदाहरण बड़ा अच्छा दिया गया है, जैसे हम कहें कि किसी
अंधेरी रात को एक कमरे में जिसमें अंधेरा हो, उसमें व्यक्ति एक काली बिल्ली खोज रहा है जो कि वहां मौजूद नहीं है। इसको कहा जाता है ये सत्य की खोज ये होती है। ये कोई सत्य नहीं होता, सबके अपने अपने सत्य होते हैं। तो क्या है, फेमिनिस्ट के अपना सत्य है, नारीवादियों का, अस्मितावादियों का अपना सत्य है, दलितों का अपना सत्य है। जैसे एथनिक जो हैं ब्लैक अमेरिकन हैं तो अपना सत्य है, एफ्रो अमेरिकन जिन्हें कहा जाता है। समुदायों का अलग सत्य है, समुदाय का आधार कोई भी हो सकता है। जैसे भारत के संदर्भ में जाति है, उसका एक अलग सत्य है। जाति अपनी तरह से अलग तरह से सत्य को व्याख्या करती है। और पर्यावरण का अलग सत्य है, दुनिया बनी हुई पर्यावरण से, उसको नष्ट कर रहे हो, उसका अलग सत्य है। कोई भी आप नीति बनाए तो पहले पर्यावरण का ध्यान रखें, वरना पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत हैं। अंत में डेविड हेल्ड ने एक बात कही है, तो हम देख के फिर समाप्त करते हैं। डेविड हेल्ड के मैंने पहले भी उदाहरण दिए थे आपको। बड़ा राजनीतिक व्याख्याकार है, कॉस्मोपॉलिटन है, मैं बार बार बताते रहता हूँ जिससे कि आपके अंतर्मन में ये बैठ जाए। अलग से बनाना अलग चीज़ है। डेविड हेल्ड वैश्विक नागरिकता का पक्षधर है। डेविड हेल्ड प्रजातंत्र का पक्षधर है, उसने मॉडल्स दिए हैं बहुत सारे। डेविड हेल्ड राजनीतिक सिद्धांत का व्याख्याकार है। क्या वो कहा है उसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो आज के संदर्भ में है वो मूलतः 4 काम करता है। वो 4 काम कौन कौन से हैं? दार्शनिक, स्वाभाविक, ऐतिहासिक एवं रणनीतिक। स्ट्रेटेजिक, दार्शनिक, अनुभविक, ऐतिहासिक, रणनीतिक। क्या मतलब है इसका? यानी कोई भी राजनीतिक सिद्धांत है वो आज के संदर्भ में उसके 4 काम होते हैं मुख्य रूप से। किसने कहा ये कहा है डेविड हेल्ड। पुस्तक का नाम मैंने बता दिया था पहले। दार्शनिक अर्थ ये है कि थ्योराइज करना का काम है। कोई भी प्रघटना है जिसका भी अध्ययन किया जा रहा है उसके बारे में एक नया सिद्धांत का निर्माण करना है। ये राजनीतिक सिद्धांत का काम है, अमूर्त रूप से चीज़ों को प्रस्तुत करना। दूसरा काम है अनुभविक, कि वह डेटा कलेक्ट करना। यथार्थ में जो आपने दर्शन बनाया है उस दर्शन का यथार्थ में क्या अर्थ है, यथार्थ में कितना वो लागू हो रहा है, उसको जांचना। जैसे हमने प्रजातंत्र का एक दर्शन बनाया, फिर देखेंगे प्रजातंत्र का मूल मंत्र क्या है, विशेषता कि शासक शासित की इच्छा से शासक बने। अब वो उसके लिए चुनाव सबसे अच्छा एक जिसे कह सकते हैं तरीका है। एक्सक्यूज मी। उस चुनाव का अध्ययन करना कि चुनाव फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, समय पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसमें धन बल का दूसरा उपयोग तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, मतदाताओं को डराया तो नहीं जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या होगा, ये इसका एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी भी कहते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिकल थियरी कहते हैं। इसके साथ साथ ऐतिहासिक यानी इतिहास का अध्ययन भी करना कि आज हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं या आज हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं तो 19वीं शताब्दी में कैसा था, 20वीं शताब्दी का आरंभ वर्षों में कैसा था, क्यों था वैसा, अगर वैसा था तो उसमें और आज के संदर्भ में क्या अंतर है, उससे हमको स्पष्टता होती है कि मानव समाज किस दिशा में कैसे चल रहा है समय के अनुसार। तो हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी है। यानी कई बार हम दुखी होते हैं, अरे ज़माना, जैसे हम कहते हैं साधारण भाषा में, भाई ज़माना बहुत ख़राब है। और भाई अगर आपको लगता है ज़माना बहुत ख़राब है तो आप सुकरात के डायलॉग पढ़ें, प्लेटो के डायलॉग पढ़ें। तो आप डायलॉग पढ़ेंगे, पब्लिक पढ़ें या दूसरे पढ़ें, तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें जो लिखा हुआ है अगर आपको मालूम नहीं होगा ये प्लेटो के समय का है तो लगेगा कि आज के समय से है। जैसे उसने क्या कहा, लिखा है कि जो लोग एकत्रित हुए थे और सब बात कर रहे थे भाई अपना न्याय कहाँ से आएगा, समाज अच्छा नहीं है। जो बूढ़े जो लोग कोई एकत्रित हुए, भाई यंग लोग तो अपने अपने काम पे चले गए, बच्चे अपने खेलने कूदने पढ़ने चले जाते हो। जो बूढ़े लोग होते हैं वही तो बैठ के विचार करते हैं।
वो लोग बैठ के विचार कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, अरे साहब सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवा जो है हमारी बात ही नहीं सुनता है, वो अपनी मनमर्जी करता है, कोई पुरानी परंपराओं का ध्यान नहीं रख रहा है, समाज का पतन हो रहा है। तो आप ये सेंटेंसेस अगर वहाँ से उड़ा के आज लगा दो तो आज सारे लोग यही कह रहे हैं, हमारी उम्र के लोग, साहब युवा सुनता ही नहीं, वो तो मोबाइल पे देखते बैठता रहता है, इंस्टाग्राम पे रील देखता रहता है, ये अपने यहाँ कोई नियमों को मानता ही नहीं, मर्जी हो जैसे कपड़े पहनते हैं, मर्जी हो जो खाते हैं बाहर से, यानी कौन सी चीज़ें देखने जाते हैं, क्या करते हैं, इनको कोई होश ही नहीं है, वही भाषा है। तो हमें देखना पड़ेगा ऐतिहासिक रूप से इतिहास में जो समाज में परिवर्तन हुए हैं, अलग अलग समय पर राजनीतिक सिद्धांत कैसे बने, और अंत में रणनीतिक स्ट्रेटेजिक राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से जो शासक वर्ग है वो अपने शासन में का मूल्यांकन करवाता है और नए जो स्ट्रेटेजीज बना रहा होता है उसमें वो इनपुट लेता है। आप देखें अमेरिका में बहुत है ये, भारत में तो इतना नहीं है। अमेरिका में बहुत है कि जितने भी राष्ट्रपति वर्तमान हुए हैं, आप देखें जॉन रॉल्स था जैसे, तो क्लिंटन ने उनको बुलाया 2-3 बार, अपने डिनर दिया और उससे डिस्कस किया, भाई तुम्हारे सोशल जस्टिस का सिद्धांत क्या है, तो कैसे लागू कर सकते हैं हम। और भी बहुत से लोग थे, कम्युनिटेरियंस जो थे उनको बुलाया क्लिंटन ने, बुश ने बुलाया, सैमुअल हंटिंगटन जाते थे, यानी जितने पॉलिटिकल थियोरिस्ट हुए हैं 19वीं मतलब पुराने तो होंगे ही, लेकिन जो 19वीं शताब्दी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में उसमें जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने समय ओबामा बुलाते थे कि जो भी उस समय का सबसे प्रचलित सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थियोरी सामने आता है उसको बुलाकर उससे डिस्कस करके उससे इनपुट लेते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत का काम रणनीतिक स्ट्रेटजी बनाने में है। ये मैंने आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बहुत सारे समय वीडियोस बनाए हैं। अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, मुद्दे क्या हैं उनके, उपयोगिता क्या है और वो क्या कार्य करते हैं। क्लियर। अब इससे आगे कल आगे दूसरा वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।